लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल न था और दिनों के साथ उसके चरित्र का यह अंग प्रत्यक्ष होता जाता था। ज़हीन था ही, विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे, करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती रहती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा न पड़ता था। वह मितव्ययिता और सरल जीवन पर विद्वता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंध भक्तों से जौ भर भी घटकर न था। प्रदर्शन की धुन हमेशा उसके सिर पर सवार रहती थी। उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रखती थी, उसके सामने मन की एक न चलती थी। जाति सेवा ऊसर की खेती है, वहां बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वह है गौरव और यश, पर वह भी स्थायी नहीं, इतना अस्थिर कि एक क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंतःकरण अनिवार्य वेग के साथ विलासमय जीवन की ओर झुकता था, यहां तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। वह दुर्वस्था और दरिद्रता को हेय समझता था। उसके हृदय न था, भाव न थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, दया कहाँ? वहां तो तर्क है, हौसला है और मंसूबे। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहां एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। इतने दिनों अगर वह परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध न गए इसका मुझे खेद है, तुम बीमार रहते हुए भी वहां जा सकते थे। समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर न दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालय ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा कि तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने को ललायित था। वह कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत को सिलोन ने उड़ीसा पर विजय मारी। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सिलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उससे खिंची खिंची सी रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब के कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा। यह निश्चय करके वह विद्यालय लौटा, लेकिन उसके यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तिहान से फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर न गया। विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर सैर कराने जा रहे थे। प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चल खड़ा हुआ। जब परीक्षा फल निकले और प्रकाश प्रथम आया, तब उसे घर की याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इसी विचार से मैंने यह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी तो विद्यालयों के आचार्यों का सम्मान करते हैं। अभी तक इन उपाधियों के मोह से मुझे मुक्त नहीं हुए हैं। यह उपाधि लेकर वास्तव में मैंने अपने सेवा मार्ग से एक बाधा हटा दी है। हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का। अब सब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे, जो पहले मांगे भी न मिलता था। करुणा की फिर आस बंध गई। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्री का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकार से वजीफे की मंजूरी की सूचना दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष का उन्माद लेकर माँ से बोला, अम्मा, इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया। करुणा ने उदासीनता के भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश ने कहा, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता है? करुणा ने कहा, तुम तो स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे ना? प्रकाश बोला, तो क्या आप समझती हैं स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है? मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है
उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश ने कहा, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफें न छपेंगी, उसकी वक्रताओं पर तालियां न बजेंगी, जनता उसके जुलूस की गाड़ी न खींचेगी और न विद्यालयों के छात्र उसका अभिनंदन पत्र देंगे, पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट की ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट जो जाति के सेवकों को सजाए देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश ने कहा, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है तो वह नरमी से वही काम कर सकता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी कर सकते हैं, गोलियां चलाकर नहीं भी कर सकते हैं। करुणा ने कहा, मैं यह ना मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती, वह एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यह है कि वे दिन दिन अधिक संगठित हो और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना बहुत जरूरी है। अगर मजिस्ट्रेट इस नीति के विरुद्ध काम करता है तो वह मजिस्ट्रेट न रहेगा। वह हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पर 3 साल की सजा दे दी। इस सजा ने उनके प्राण लिए। बेटा, मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर ना गिरो। मुझे मंजूर है कि तुम मोटा छोटा खाकर, मोटा छोटा पहनकर अपने देश की कुछ सेवा करो, इसके बदले कि तुम हकीम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। यह समझ लो कि जिस दिन तुम हकीम की कुर्सी पर बैठोगे, उस दिन से तुम्हारा दिमाग हकीमों का सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अवसरों से तुम्हारी नेक कामी और तरक्की हो। एक गंवारू मिसाल लो, लड़की जब तक मेके में कुंवारी रहती है वह अपने को उसी घर का समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वह अपने घर को दूसरे का घर समझने लगती है। माँ बाप भाई बंद सब वही रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खींचकर कहा, तो क्या आप यही चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ की ठोकरें खाता फिरूं?